May I come in, sir? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम अनुराग पांडे है। सर, मेरा जनपद आजमगढ़ है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ के ही चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। तत्पश्चात मैंने भूगोल और राजनीति विज्ञान में स्नातक, फिर बीएड की शिक्षा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से की है। मैंने भूगोल विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से की है। 2024 से सर मैं ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है। ग्रेजुएशन आपका 2019 का है, तो 21 में आपने बीएड कर लिया। बीएड करना आपका व्यर्थ हो गया। फिर 23 में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। 24 में आप ग्राम विकास अधिकारी बन गए, तो फिर ज्योग्राफी भी पढ़ना लिखना व्यर्थ हो गया। अब आप क्या बनना चाहते हैं? सर, मैं सिविल सेवा में चयनित होकर सर सिविल सेवा में चयनित होना चाहते हैं। लोक सेवा आयोग ने कुछ पद विज्ञापित किए हुए हैं। जी सर। सर, मैंने उसके तहत कुल 18 पदों को सर एक क्रमवार प्रस्तुत किया है, जिसमें सर एसडीएम प्रथम स्थान पे। एसडीएम को कोई पद है ही नहीं प्रथम स्थान पर। डिप्टी कलेक्टर सर उसको हाँ कहते हैं। और दूसरे नंबर पर सर डीवाईएसपी। तीसरे पर? तीसरे पे आरटीओ, फिर सर बीडीओ और इत्यादि पद क्रम से। ठीक है। तो आप डिप्टी कलेक्टर मान लेते हैं कि बनेंगे? जी सर। और फिर डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो फिर आपकी ये पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई। आपने ज्योग्राफी पढ़ा, एजुकेशन पढ़ा, फिर ग्राम विकास अधिकारी में जो आप अनुभव प्राप्त किए 1.5 साल करीब। जी सर। ये सब व्यर्थ हो जाएगा? नहीं सर, ये ग्राम विकास अधिकारी सर एक फील्ड जॉब है, तो इसके सर अनुभव जो है वो प्रशासनिक सेवा में काम आने वाले, ऐसा मुझको लगता है। ये तो आप बीडीओ अगर बनते, नंबर 1 को रखते, तो हम मान लेते कि ग्राम विकास अधिकारी में जो आपका अनुभव है वो काम आएगा। ब्लॉक में आप लोग करते होंगे ना ये नौकरी? नहीं सर, ये ग्राम स्तर पे उन सभी योजनाओं। ऑफिस वगैरह तो आपका ब्लॉक में होगा ना, जहाँ वीडियो बैठता है? नहीं सर, ग्राम में ग्राम सचिवालय हमारा ऑफिस होता है। हमारी रिपोर्टिंग ब्लॉक में है। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को ही रिपोर्टिंग होगी ना आपकी? हाँ सर, बीडीओ को। फिर तो उसी के कार्यालय में आपका भी कार्यालय होगा? नहीं सर, कार्यालय तो हम ग्राम सचिवालय को मानते हैं अपना, और हम 6 दिन वहीं रहते हैं। ग्राम सचिवालय कहाँ रहता है आपका? ग्राम सचिवालय ग्राम में रहता है। ग्राम का जो पंचायत भवन होता है वही सर हमारा कार्यालय होता है। ठीक है। पंचायत भवन, कहीं कहीं पंचायत भवन में ऑफिस है, कहीं कहीं जो ब्लॉक का जी सर कैंपस है उसी के अंदर पंचायत भवन बना हुआ है। जी सर। जहाँ जैसी जगह हो। चलिए, फिलहाल बताइए कि डिप्टी कलेक्टर आप बनेंगे तो कैसे ज्योग्राफी का एप्लीकेशन कर पाएंगे, एजुकेशन का कर पाएंगे? जी सर। सर, ज्योग्राफी एक भूस्थानिक विज्ञान है, तो एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते जब डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित होते हैं, तो सर हम किसी भी क्षेत्र की जो संसाधन है, खास करके आर्थिक संसाधन, उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। खासकर महामृदा, वहाँ पे उद्योग इत्यादि चीज़ों पे बेहतर तरीके से अप्रोच रख सकते हैं। दूसरा सर है कि जो आपदा संबंधी प्रबंधन है, उसको सर ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते बेहतर तरीके से उनके प्रबंधन में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपदा का प्रबंधन भी करना पड़ता है क्या डिप्टी कलेक्टर को? सर, जब डिप्टी कलेक्टर सर तहसील के स्तर पे नोडल अधिकारी है, तो सर आपदा के दौरान उसकी भूमिकाएं तो निश्चित रूप से सर रहती हैं। हालांकि किस तरह की आपदाएं तहसील में आने की संभावना रहती है? सर, किसी तरह की बाढ़ की आपदा अगर आती है उस तहसील के अंतर्गत, तो सर वो डीएम के अंतर्गत जो डीडीएम में होता है, उसके तहत सर उसको कार्य करने का आदेश दिया जाता है। और कौन सी आपदा आती है? सर, आपदा बाढ़ है, सूखा है, और सूखा भी कोई आपदा है? जी सर, दीर्घकालिक आपदा के रूप में हम उस सूखे को भी देख सकते हैं। और कौन सी आपदा आती है? और सर भूस्खलन हुआ, भूकंप हुआ,
ये सारी आपदाएं हैं, शहरी बाढ़ है, और वर्तमान में जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट वेव एक तरह की आपदा है। तो इस दौरान जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है वो बेहतर तरीके से जागरूकता फैला सकता है, बेहतर तरीके चलिए से ठीक है, आप जरा एक दो अपनी स्ट्रेंथ बता दीजिए। सर, कार्य अनुभव के दौरान मुझको सर जो अपनी स्ट्रेंथ का वो हुआ है कि मैं टीम प्रबंधन करने और नेतृत्व करने में मैं अपनी भूमिका देखता हूँ, मैं लोगों से सहयोग प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा मुझको लगता है। दूसरा सर ये है कि मैं सर किसी से कोई विरोधात्मक स्वर को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम हूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। वीकनेस सर, जो स्ट्रेंथ है उसी से जुड़ी हुई एक वीकनेस मुझको प्रतीत होती है कि अत्यधिक संवेदनशील होना किसी मुद्दे को लेके, और थोड़ा तो वीकनेस सही नहीं है सर। मुझको लगता है कि किसी मुद्दे को कम वस्तुनिष्ठ होकर ज्यादा और सब्जेक्टिव होकर देखना, आप इसमें स्ट्रेंथ पर और जोर देने के लिए किसी स्ट्रेंथ को ही वीकनेस बता दे रहे हैं। नहीं सर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के तहत ही अति भावनाशील होना एक तरह की वीकनेस हो सकती है, मुझे लगता है सर। आपने बीएड किया हुआ है, तो अच्छा शिक्षक होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए व्यक्ति में? सर, अच्छा शिक्षक बनने के लिए छात्र की जरूरतों को समझ पाना एक सबसे प्राथमिक चीज मुझको प्रतीत होती है कि एक छात्र एक समूह है जिनमें अलग अलग छात्रों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। उनमें कोई छात्र बहुत प्रतिभाशाली, कोई कम प्रतिभाशाली, कोई दिव्यांग या कोई अलग तरह से शैक्षिक समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। तो अच्छा शिक्षक वही है जो प्रत्येक छात्र की प्रोज और कॉन्स को समझ पाए और उस अनुसार अपनी शैक्षिक व्यवस्था को बना पाए। मान लीजिए कोई छात्र ऐसा है आपके क्लासरूम में, हालांकि शिक्षक के रूप में आपका अनुभव नहीं, लेकिन आपने शिक्षण कार्य किया होगा उसकी ट्रेनिंग के दौरान, कोर्सेज के दौरान। कोई छात्र ऐसा है जो डिफरेंटली बिहेव करता है, जैसे एक फिल्म जो आई थी तारे ज़मीं पर। जी सर। ऐसे छात्र हैं जिनका मैथमेटिक्स में बिल्कुल मन नहीं लगता। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, मतलब क्या विधि अपनाता है? सर, मुझे लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक के नज़र से खुद को देखते हैं उस स्टेज में, समाजीकरण की वो अवस्था है। ऐसे में एक शिक्षक जिस तरह के नज़रिए का प्रयोग बालक के प्रति करता है, जैसे कोई बालक अगर मैथ्स के विषय में रुचि नहीं ले रहा है, बाहर देख रहा है, पौधों को देख रहा है और उसकी रुचि बार बार वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अच्छा शिक्षक ये करेगा कि वो उसे समझाएगा कि फिलहाल ये भी एक तरीका है, प्रकृति विज्ञान भी एक चीज़ होती है जिसको हमको पढ़ना होता है, हो सकता है उसकी रुचि उस विषय में हो, तो उसको सकारात्मक तरीके से। एक शब्द आजकल खूब प्रचलित है तमाम विद्यालयों में, केजी जो होता है, किंडरगार्टन। जी सर। क्या मतलब होता है और ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है शिक्षा में? मुझे उनका नाम रिकॉल नहीं आ रहा है, महिला कोई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम। वो सर प्रकृति के साथ शिक्षा व्यवस्था को जोड़कर एक अच्छा, एक स्टेटमेंट हम लोगों के बचपन में भी पॉपुलर था, अब भी है, हालांकि आज वो प्रचलित नहीं है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। क्या मतलब? सर, इसका अर्थ मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट इसका अर्थ नहीं पता है। क्या अंदाज लगा रहे हैं? सर, मुझे लग रहा है कि अति अनुशासन जो होता है वो बच्चे को गलत दिशा में ले जा सकता है, या दंडात्मक व्यवस्था ज्यादा। नहीं, ये तो अनुशासन की बात कर रहा है कि आप क्षणी मत छोड़िए, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। एक टीचर का एक स्टेटमेंट आया था, तमाम अनुशासनहीनता का तमाम संस्थाओं में, अखबार में छपा था, तो उस शिक्षक ने कहा कि मुझे मेरी छड़ी लौटा दी जाए तो मैं अनुशासन कायम कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि दंड जो है वो कई तरीके के होते हैं। शिक्षक जिस तरह का मानसिक दंड उपस्थित कर सकता है बालक के सामने, वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। नहीं, छड़ी लेने का मतलब वध करना नहीं है। छड़ी लेने का मतलब एक सेंस ऑफ फियर एंड सेंस ऑफ रिस्पेक्ट उत्पन्न करना है। हाथ में अगर छड़ी है तो बच्चा सावधान रहे।
ठीक है। चूंकि आप ऑलरेडी पंचायती राज सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप बता सकते हैं ग्राम पंचायत को डिफाइन कहाँ किया गया है? मैम, ग्राम पंचायत को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत डिसाइड किया गया है, जो भाग 9 का हिस्सा है ठीक है, संविधान। हमने इसके लिए कोई कानून भी डेडिकेट किया है? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन आया है। 73वां 74वां संविधान संशोधन क्रम से ग्राम प्रशासन और नगरीय प्रशासन को संवैधानिक पॉलिटिकल दर्जा साइंस देता के स्टूडेंट रहे हैं। जी। वेलफेयर स्टेट किसे कहा जाता है? ऐसा राज्य जो धन के पुनर्वितरण द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो समाज में वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का कार्य करे, ऐसा स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य। आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या हमने कोई कानून उसके लिए डेडिकेट किया है? जी मैम, 2005 में NDMA एक्ट आया है जो भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रोवाइड करता है और उसके तहत। ठीक है, तो पिछले साल कुंभ में होने वाली स्टैम्पीड, क्या वो भी डिजास्टर कहलाएगी? जी मैम, भीड़ प्रबंधन सही तरीके से न होने के बाद जो भगदड़ होती है वो भी एक तरह की आपदा है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं हम NDRF या SDRF को उसके लिए डिप्लॉय कर सकते हैं? प्री डिप्लॉयमेंट के बारे में मुझे क्लियरिटी नहीं है कि प्री डिप्लॉयमेंट होता है कि नहीं। मुझे लगता है ये रिस्पांस फोर्सेस है जो आपदा होने के पश्चात डिप्लॉय की जाती है। ठीक। लैंडस्लाइड, भूस्खलन का आपने जिक्र किया, क्या कारण होते हैं लैंडस्लाइड के? लैंडस्लाइड के कुछ प्राकृतिक और मानवीय कारक दोनों होते हैं। जब किसी पर्वत के भू संतुलन में कुछ दिक्कतें आती हैं, या तो हम उसके बेस को कमजोर करते हैं कोई रास्ता बना के, या हम उस पर अत्यधिक बोझ डालते हैं बाहरी कोई पर्यटन उद्योग का विकास करके, अत्यधिक वहाँ पे अवसंरचनात्मक करके, तब ये चीज़ें फिर प्राकृतिक कारण होते हैं कि बरसात या कटाव के कारण जो वहाँ की मृदा संरचना भू संरचना वो ढीली हो जाती है, तो लैंडस्लाइड आते हैं। कंक्रीट का जंगल किसको कहा जाता है? जो नगरीकरण का अंधानुकरण हो रहा है उसको दर्शाने के लिए कंक्रीट का जंगल। थोड़ी देर पहले आपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात की थी, ये कैसे कारगर होगी आपको अपना काम करने में? लगता है किसी का आउटपुट, जो भी आपके पास मानव संसाधन है, उसका मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए ये कारगर है। इसके तहत जो सम्मुख व्यक्ति है उसका मानसिक स्थिति समझ के और उसके क्षमताओं को बेहतर समझ के कि किस प्रकार के कार्य उससे कराए जा सकते हैं, कार्य आवंटन में ये सहायक होता है। दूसरा, उसका सहयोग प्राप्त करने में सहायक है, उससे महत्तम आउटपुट लेने में सहायक है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? दैनिक जागरण पढ़ा था। एडिटर कौन है दैनिक जागरण की? AI पे एक आया था, मैंने उसको पढ़ नहीं पाया सर, जल्दबाजी में। एडिटर पढ़ा तो हो जाता है, एडिटर तो आप अखबार पढ़ रहे हैं तो कभी कभी नजर पड़ जानी चाहिए उस पर आपकी। मैं एडिटोरियल समझा था सर। ना, एडिटोरियल नहीं। हाँ। किसी भी अखबार के कोई संपादक होते हैं ना? जी सर। दैनिक जागरण के संपादक कौन है सर? मुझे आज का अखबार आपने पढ़ा? जी सर। क्या खबर छपी है सर? जो मुख्य खबर थी उसमें प्रथम पृष्ठ पे जो HPV हमारा सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है, उसको 14 वर्ष से अधिक आयु की जो बच्चियां हैं उनको लगाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई। फिर एक प्रधानमंत्री की यात्रा इजराइल की यात्रा जो थी उसके बारे में एक लेख मैंने देखा था, और जो शेयर मार्केट है उसमें जो IT सेक्टर में जो शेयर्स की बिकवाली हुई उसके बारे में एक आर्टिकल था। HPV के बारे में बता दीजिए, क्या है ये HPV जो सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन है, और इसका फुल फॉर्म मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। HPV वायरस का नाम है, वैक्सीन का नाम है? नहीं, ये तो पहले 2 अक्षर जो हैं H और P, ये वायरस के ही नाम पे। पेरीमोला H का मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, और V से सर। क्या विशेषता इस वैक्सीन की? ये वैक्सीन सर इतना मैंने उसको डीप नहीं पढ़ा है, बस ये है कि भारत में लगभग 80 से 85 लाख लोग जो है इससे पीड़ित हैं, और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। कैंसर से पीड़ित हैं? नहीं, सर्वाइकल कैंसर से। और ख़ास बात ये है कि इसको रिकवर किया जा सकता है, तो इस वजह से सरकार इस पर ध्यान दे रही है। ठीक है, ये किसने विकसित किया इस वैक्सीन को? ये चर्चा में
अगर है तो चर्चा में होने का कोई कारण होगा ना? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। इस वैक्सीन को किसने विकसित किया है? सर मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं आइडिया। वैक्सीन एंटीजन है या एंटीबॉडी है? एंटीजन एंटीबॉडी आपने पढ़ा होगा ना? जी सर, मैं 1 मिनट समय लेना चाहूँगा। सर मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, मुझे लगता है सर एंटीजन है। अंदाजा मत लगाया करिए ऐसे सवालों में। नहीं सर, फिर सिखा मैं दिया गया श्योर हम नहीं लोगों के हूँ। अंदाजा लगा लिया करिए, गेस कर लिया करिए। और दूसरी खबर कौन सी पढ़ा आपने? प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा है। ठीक है, इजराइल पहुंच गए प्रधानमंत्री? जी जी ये सर। भी नहीं, कब पहुंचेंगे? नहीं सर, आज के न्यूज़ में शायद पहुँच गए। नहीं तो क्या आपने हेडिंग केवल पढ़ा क्या? जी सर, समय उतना नहीं मिला तो मैं थॉरली पढ़ रहा था। क्या करने गए हैं इजराइल? सर इजराइल फिलहाल भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप में अहम रोल निभा रहा है, और इसके अलावा कृषि और पर्यावरण इत्यादि क्षेत्र में सहयोग आगे दे सकता है। तो उस संदर्भ को और स्ट्रेंथन करने के लिए प्रधानमंत्री मीटिंग हुई। भारत इजराइल की किन नीतियों का सपोर्ट करता है, किन नीतियों का विरोध करता है? इजराइल के संबंध में जो सबसे इम्पोर्टेंट नीति भारत की जो 2 स्टेट पॉलिसी है, भारत 2 तरह के राज्यों का वहाँ समर्थन करता है। एक पैलेस्टीन होना चाहिए, एक इजराइल होना चाहिए। ये स्टैंड भारत का है। इसके अलावा भारत इजराइल के युद्ध नीति के समर्थन में नहीं कभी रहा है। भारत ने हमेशा शांति को वरीयता दी है, और जो एंटी पार्टी हैं उनके द्वारा भी जो आतंकवाद फैलाया जाता है, भारत ने उसकी भी आलोचना की है। किसी भी तरह के आतंकवाद की भारत मुखालफत करता है। अच्छा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भी विदेश की यात्रा पर हैं, आइडिया है आपको? यस सर, कल या कहाँ परसों गए? के न्यूज़ में सिंगापुर सर। सिंगापुर गए? जी सर। सिंगापुर तो गए भी थे और वहां से निकल भी लिए। अभी आज की तारीख में कहाँ है मुख्यमंत्री जी? मुझे ये आइडिया नहीं है। मैंने लास्ट टाइम जो मैं चलिए, informed क्या था, करने सिंगापुर? सर भारत में बृहद निवेश करता है, तो उत्तर प्रदेश में भी निवेश की संभावनाओं के लिए वहाँ पे मुख्य फोकस उनका इसी चीज़ पे रहा कि सिंगापुर भारत में भी उत्तर प्रदेश में भी निवेश करे, क्योंकि यहाँ पे सरकार कैपिटल गए एक्सपेंडिचर। थे, कुछ उपलब्धि, कुछ सफलता मिली? जी सर, उसमें लगभग MOU साइन हुए हैं 20,000 करोड़ के कि 20,000 करोड़ बस? जी सर। पुरानी खबर हो गई, आज वाली खबर बताइए। आज वाली खबर से नहीं अवेयर हूँ। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, जा सकते हैं। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर मुझे लग रहा है थोड़ा और बेहतर हो सकता है। और क्या बोल रहे हैं बताइए, कितना अंक मिल सकता है आपको आज की परफॉर्मेंस के आधार पर? श्योर नहीं हूँ कितना मिल सकता है। अरे आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं। सर 60 ±5। 60 प्लस में? देखिए, व्यक्तित्व तो आपका अच्छा है और आपके पास टाइम भी है। इंट्रोडक्शन में आपने नाम से लेकर के जाति सब कुछ बता दिया। जी सर। तो आपको आइडिया है ना कि नहीं बताना है? जी सर, तो क्यों बताया आपने? मॉक वगैरह में देखा था सब लोग बता दे रहे थे। अरे मॉक में सब लोग बता रहे हैं, अभी बताइए, तो आप रिहर्सल ही करने आए हैं ना। जी सर। तो अगर आपको आइडिया है तो रिहर्सल कर रहे हैं, ठीक से करिए ना। तो एक तो ये देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें नहीं बतानी है। सर यूनिवर्सिटी का नाम और उसका यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए आप, हम्म। बाकी ये सब न बताइए, कम से कम नाम, जाति, ठीक सर। वर्ग, ये सब तो न बताइए। और सिटिंग पोस्चर जैसे बैठे हैं घुटने पर हाथ रख करके, जी सर। ये तो ओल्ड एज वाले लोग करते हैं कि घुटने पर हाथ रख करके बैठना। अमूमन ऐसे बैठता हूँ सर, लेकिन नहीं, घुटने से पहले रख लीजिए तो कोई हर्ज अच्छा, नहीं ऐसे। है। और थोड़ा सीधा बैठिए ना, पूरी चेयर में बैठिए और स्ट्रेट बैठिए, मुट्ठी क्यों मार रही है, ऐसे रखें, ठीक लग रहा है। ठीक। ये पोस्चर आपका ज्यादा अच्छा है।
ऐसे बैठिए, हथेली आपकी बार बार, जी सर, मोमेंट। हाँ, तो इसको अभी आप पास टाइम है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बंद कर दीजिए, अखबार पढ़िए और एक कम से कम न्यूज का कोई चैनल उसको सुनिए न्यूज। तो जो चर्चित मुद्दे हैं इस पर अपनी राय बना लीजिए। चर्चित मुद्दों पर तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं ना, ये तो आउट है कि यहाँ सवाल बनेगा ही। किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी, किसी मुद्दे पर किसी और से होगी, तो इन पर अपनी राय बना लीजिए, टू द पॉइंट। बाकी जो सवाल ना है उसमें सॉरी बोलिए, बिना कोई गिल्ट पाले। जो आता है उसका जवाब आप दे ही रहे हैं। व्यक्तित्व आपका अच्छा है, अच्छा क्या, काफी अच्छा है। बाकी सारा दारोमदार तो 1500 में आपने क्या स्कोर किया है उस पर है। 100 नंबर का इंटरव्यू है। जी सर। 60 आप बोल ही रहे हैं तो आपको 70 के लिए काम करना है। 75 तो बहुत इंप्रेस हो गया, वोट दे देता है, काम करने से नहीं मिलेगा 75। तो आपको 70 के आसपास मिले, इसके लिए इन बिंदुओं पर काम कर लीजिए। अभिवादन आपने सबको किया अलग अलग, अगर किसी ने बताया हो, सिखाया हो तो उसको छोड़ दीजिए। बोर्ड को एक बार में अभिवादन करना है। जी कोई लेडी मेंबर है तो उनको आप अलग से कर लीजिए। ऐसे जब इंटरव्यू आपका समाप्त हो, जाने के लिए कहा जाए, थैंक यू बोलिए और जाइए सधे हुए कदमों से। लगे कि जीत करके आप जा रहे हैं। 2 4 5 सवाल का जवाब न दे पाइए तो गिल्ट न पाइए उसमें। जी सर। सारी बोलने की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना कीजिए, फिर एक आध मौका आप दीजिएगा, होली जी बात। जी सर। ठीक है, ठीक सर। शुभकामना। थैंक यू।